नमस्कार दोस्तों। तो ईरान और यूएस के बीच में जो बातचीत का सिलसिला था वो अब फाइनली खत्म हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर के ऐसा लग रहा है कि अब बातचीत के बहुत सारे स्कोप जो हैं वो बचे नहीं हैं। सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स था, डेलीगेशन को पाकिस्तान बुलाया गया था, ईरान का डेलीगेशन वहां पर नहीं पहुंचा और उन्होंने उनके स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया कि ईरान का डेलीगेशन कोई बातचीत यूएस के साथ नहीं करना चाहता क्योंकि ये लोग टर्म्स बहुत कठिन रखते हैं। अब रही बात, अगर इसके बाद की बात देखें तो अब आगे क्या है, जो डेडलाइन है पूरे सीज फायर की वो भी खत्म होने वाली है। तो अब क्या आगे फिर से बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या होगा इसके पीछे? अब यहां पर डिपेंड करता है कि क्या यूएस का ऑब्जेक्टिव इस पूरे वॉर के अंदर में खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। जो रिजीम चेंज की बात थी अब वहां से वो लोग हट चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन पहले का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ट्रंप ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। ट्रंप ने कहा था कि हमारा जो अल्टीमेट एम है, जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे वॉर का, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है और उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमें चाहिए। जो यूरेनियम का स्टॉक पाइल उनके पास मौजूद है वो हम उनके पास नहीं रहने दे सकते क्योंकि उससे वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। वो हमें निकालना है ईरान से। तो वो ईरान को कह भी रहे थे कि आप अपना ट्रांसफर कर दो, ईरान ने मना कर दिया। अब यहां पर अगर मान लीजिए ईरान मान भी जाता है, लेकिन यूरेनियम को वहां से निकाल पाना वो कितना आसान होगा, या यूरेनियम को कैसे ये लोग हैंडल करेंगे, उसको कैसे यूएस लेकर के आएंगे, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जिसके ऊपर आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इट वुड टेक टू एक्सट्रैक्ट दैट मच ऑफ यूरेनियम फ्रॉम ईरान। और अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर तो ये इम्पॉसिबल सा टास्क, मुझे पूरा प्रोसेस देख करके लगता है कि तो इम्पॉसिबल सा टास्क है। अगर मान भी जाता है फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो यूएस को इसमें फेस करने पड़ेंगे। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मान लो ईरान, वैसे तो ईरान रेडी नहीं हो रहा है, बिल्कुल कह रहा है कि ये तो नॉन निगोशिएबल, हम बात ही नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर आप मान के चलो कि ईरान इसको मान भी जाता है और ईरान तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई, यूरेनियम आप हमारा ले जाओ ट्रांसपोर्ट के लिए, फिर भी क्या यूएस कर पाएगा? क्या यूएस ने पहले कभी ये किया है? सेवरल कंट्रीज में, जॉर्जिया का एक केस हमने देखा था, कजाकिस्तान का केस तो आज मैं डिस्कस भी करूंगा आपके साथ में। ये सारे केसेस देखें तो यूएस ने पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और यूएस का लंबा इतिहास भी रहा है। उन्होंने बाकायदे एक प्रोजेक्ट चलाया था, बहुत सीक्रेसी से एक प्रोजेक्ट चलाया था कजाकिस्तान के अंदर में, जिसके ऊपर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो वहां पर उन्होंने सक्सेसफुली किया था। लेकिन वो कंडीशंस और ईरान की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, जिसको आज हम समझने वाले हैं। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, यूरेनियम एनरिचमेंट को थोड़ा सा समझते हैं कि ये यूरेनियम एनरिचमेंट है क्या। बहुत डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्यों इनको प्रॉब्लम है। तो देखिए, यूरेनियम जो नेचर में प्रेजेंट है उसमें जो आइसोटोप यूरेनियम 238 आइसोटोप है वो सबसे ज़्यादा होता है। लगभग 99% उस एलिमेंट का यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है। यूरेनियम 238 आइसोटोप के ऊपर आप फिजन का प्रोसेस नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन नॉट सस्टेन। ओनली 0.7% जो यूरेनियम होता है, जो यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है, वो उस एलिमेंट के अंदर होता है। और यही मेन यूरेनियम है, यही हमें चाहिए न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर वेपन के लिए, रिएक्टर्स के लिए जो हमें यूरेनियम चाहिए, दैट इज यूरेनियम 235। अब ये जो यूरेनियम 235 आइसोटोप है ये फिजन का प्रोसेस सस्टेन कर पाता है और इसीलिए इसको चाहिए होता है। अब क्या होता है कि जब ये इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, पूरे यूरेनियम को एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं जिसको एनरिचमेंट कहा जाता है। और इससे जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरेनियम 235 का, उसको एक जगह पर पूरा जुटा करके और फिर इसको कई किलोग्राम्स जुटा करके फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरा एक प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो गैस सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, ये सबसे काम की चीज़ होती है। इन गैस के सेंट्रीफ्यूजेस में पहले इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको गैस के सेंट्रीफ्यूजेस में इसको भेजा जाता है और गैस सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं फिर वो स्पिन करती हैं। स्पिन करके जो हैवियर आइसोटोप होता है, जिसको हम ये यूरेनियम 238 कह रहे थे, ये हैवियर होता है, स्लाइटली हैवियर होता है। तो हैवियर यूरेनियम 238 आइसोटोप जो होता है वो बाहर निकल जाता है और जो लाइटर यूरेनियम 235 जो आइसोटोप होता है वो बीच में आकर के कॉन्सेंट्रेट होता चला जाता है। इसी प्रोसेस को कई बार किया जाता है, फिर इसको दूसरे जो सेंट्रीफ्यूजेस है उसमें डाला जाता है, कई मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू फिर जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरेनियम 235 का उसको अटेन किया जाता है। अब ये जो आउटपुट निकला हुआ है बहुत सारे प्रोसेस से घुस कर जा करके, अब इसमें एनरिचमेंट की क्वालिटी, एनरिचमेंट की डिग्री पर डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से परसेंटेज बताया जाता है। तो एनरिचमेंट की डिग्री अगर ज़्यादा होगी तो वो हाई क्वालिटी एनरिचमेंट होगा, वो कहा जाएगा कि इट इज़ मतलब हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। उसकी डिग्री कम होगी तो वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम नहीं होगा। जैसे 5%
की क्वालिटी वाला जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो 5% एनरिच्ड जो यूरेनियम होता है उसको जनरली न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर 20% की जो एनरिचमेंट होता है यूरेनियम का, उसको रिसर्च रिएक्टर्स में, मेडिकल एप्लीकेशंस में समय इस्तेमाल करते हैं। और 20% से ज़्यादा वाला कोई भी यूरेनियम है उसको हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। सो ऑल दैट डिपेंड्स इज द मेन एनरिचमेंट प्रोसेस जिसके ऊपर इनकी क्वालिटी तय की जाती है। अब रही बात, ये पूरा प्रोसेस है जिसका डायग्राम यहाँ पर दिखा हुआ है, ये पूरा प्रोसेस आप इसको पॉज करके पूरा डायग्राम देख सकते हो। बेसिकली उसमें सेंट्रीफ्यूजेस में डाल करके मैंने ऊपर ऊपर आपको थोड़ा सा बता दिया। अब जो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए, उसकी एनरिचमेंट जो है वो 90% की होनी चाहिए उसकी एनरिचमेंट। दिस इज वेरी वेरी बिग एनरिच्ड यूरेनियम। मतलब इस लेवल का अगर एनरिच्ड यूरेनियम है तो फिर वेपन बनाने में किसी भी देश को कोई बहुत बड़ी भारी समस्या नहीं आती है। अब देखिए, जितना एफर्ट्स 0 to 20% पहुंचाने में लगा है, समझ लाइए उसका कई गुना ज़्यादा एफर्ट 20% एनरिच्ड यूरेनियम को 90% की एनरिचमेंट तक ले जाने में लगता है। अब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास कहा जाता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है। और इस 60% एनरिच्ड यूरेनियम का होना ईरान के लिए एक बड़ी खास बात है, क्योंकि उन्होंने 60% एनरिच्ड जो यूरेनियम की क्वालिटी है वो अटेन कर ली है। तो 90% जाना एक बहुत बड़ा गैप नहीं है। 20 से 90 जाना ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि 60 से 90 जाना आसान है, जो कि नंबर का गेम है पूरा। तो 60 से 90 ईरान कभी भी जा सकता है, बहुत कम समय में जा सकता है। और यही पूरी मेन दिक्कत है जिसकी वजह से यूएस और इजराइल अब ईरान के पास ये जो 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है इसको नहीं छोड़ना चाहते। अब इसको कैसे, इसका पूरा एनरिचमेंट का प्रोसेस अगर आप देखो तो मतलब जैसे जब 20% को 90% तक आपको एनरिच्ड क्वालिटी तक ले जाना है तो उसके लिए आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम चाहिए होता है। जैसे कि हमने देखा कि उनको सेंट्रीफ्यूजेस में डाल रहे हैं, जो हैवियर आइसोटोप्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, जो लाइटर आइसोटोप्स हैं वो बीच में जुड़ते चले जा रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वांटिटी आपको चाहिए, क्योंकि आधा तो जा रहा है बाहर, आधा के आधे से ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो आपको बहुत हाईयर क्वांटिटी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि 20% से 90% तक चाहिए जाने के लिए आपको कई 100 किलोग्राम यूरेनियम चाहिए होगा। लेकिन 60 to 90 जाने के लिए आपका कुछ सेवरल 100 किलोग्राम विल डू, दैट इज़ इनफ। उतना जाने के लिए आप आराम से कम यूरेनियम से भी काम चला सकते हो। अब यही प्रॉब्लम जो है वो यूएस और इजराइल की मेन प्रॉब्लम है। ईरान का अगर हम स्टॉक पाइल देखें तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इंटेलिजेंस असेसमेंट का डेटा है उसके हिसाब से कहा जाता है कि जून में जब इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किया था, यानी कि इजराइल ने इनको टारगेट किया था और एयर स्ट्राइक करी थी, तो उस समय पर ईरान के पास लगभग 441 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। यानी कि इनके लिए मजाक की बात है 90% एनरिच्ड यूरेनियम पाना, जब उनके पास इतनी ह्यूज क्वांटिटी का एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास मौजूद है। और 20% एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो भी 200 किलोग्राम उनके पास उस समय पर मौजूद है। अभी एज ऑफ नाउ, जब हम आज यानी अप्रैल में बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि ईरान के पास लगभग 440.9 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम है उनके पास। और इसीलिए ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, आराम से वो इस न्यूक्लियर वेपन को बना सकते हैं। और पूरा मतलब इजराइल उसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो 90% तक पहुंचने के लिए उनको बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत स्पीडली प्रोसेस करके भी ये इस चीज़ को अटेन कर सकते हैं। अब रही बात एक्सट्रैक्शन की, कि ये यूरेनियम यूएस को चाहिए, तो आखिर आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे कैसे? वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस टू एक्सट्रैक्ट दिस यूरेनियम। अब ईरान ने जो ये यूरेनियम अपना स्टोर कर रखा है, इसको उन्होंने यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के फॉर्म में स्टोर कर रखा है, विच इज़ अ गैसियस कंपाउंड। तो गैस सिलेंडर्स होते हैं, जैसे आप प्रोपेन टैंक्स देखते हो वैसा कुछ गैस सिलेंडर्स होते हैं, जिसमें जो बहुत हाई प्रेशर में उनको प्रेशराइज सिलेंडर्स होते हैं, बहुत हाई प्रेशर में इनको हेक्साफ्लोराइड को स्टोर किया जाता है। सबसे बड़ा इसका चैलेंज ये आता है कि क्योंकि ये सॉलिड मटेरियल तो है नहीं, ये सॉलिड न्यूक्लियर मटेरियल होगा तो ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, अगर ये थोड़ा सा भी, कहा जाता है कि इसको लेकर के मॉइस्चर का बड़ा डर रहता है, अगर ये थोड़ा सा भी मॉइस्चर में आता है तो फिर क्या होगा, ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और यह तुरंत हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो तुरंत फॉर्म कर देगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर तुरंत फॉर्म कर देगा, विच इज़ अ वेरी वेरी टॉक्सिक, जो सीधा सीधा बहुत ही कोरोसिव और बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। इससे सीधा डेथ भी हो सकती है, इंजरी तो होगी, डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना सबसे पहले तो बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क अगर वो देश आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़, इनको जहाँ पर स्टोर किया हुआ है वो कंप्लीट फोर्टिफाइड साइट्स जैसी हैं। कंप्लीट फोर्टिफाइड साइट्स जैसी हैं मतलब कि आप अगर देखो तो 3 फैसिलिटीज़ हैं, नातांज, फोर्डो और इस्फहान, जहाँ पर इनको बना करके अंडरग्राउंड जो टनल्स हैं उसमें इनको स्टोर करके रखा गया है। ये सारे प्रोपेन टैंक्स टाइप के आपको सिलेंडर जो हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब सबसे बड़ा इसमें दिक्कत ये है कि जब जून में इजराइल ने जब इनको लोकेशन का पता चला था, हालांकि उसमें फिर 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि जब इजराइल अटैक करने वाला था ईरान के इन साइट्स के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ ट्रक्स, सैटेलाइट फुटेजेस दिखाती हैं कि उसके कुछ दिनों पहले वहाँ पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स को कुछ ले जाते हुए देखा गया है वहाँ से। तो अब वो ट्रक्स क्यों आएंगी उन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर? जाहिर सी बात है कि बहुत सारा यूरेनियम उन्होंने वहाँ से निकाल दिया है, ऐसा एक थ्योरी का कहना है, लेकिन वो फिर अगेन स्पेक्यूलेशंस हैं। लेकिन कहा गया जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो ये है कि इजराइल ने जब इनके ऊपर अटैक किया तो जो इनकी साइट थी, जो कि अंडरग्राउंड टनल्स था, उसके कुछ एक्सेस पॉइंट्स थे, एंट्री पॉइंट्स थे, एग्जिट पॉइंट्स थे। वो एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए, बहुत बुरी तरीके से, और पूरा जो ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। तो उसकी वजह से एंट्री पॉइंट्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब एक्सेस पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट्स ही ब्लॉक हो गए हैं तो आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? एक्सट्रैक्ट करने की तो बड़ी दूर की बात है, वो बाकी का तो चीज़ प्रॉब्लम अलग है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? अब अगर आप यूएस का इतिहास देखो, और आपको पता ही है कि यूएस इन सब चीज़ों में माहिर है, इन सारे ऑपरेशंस को दूसरे देश में करने में माहिर है। अगर आप यूएस का इतिहास देखो तो यूएस ने बहुत सारे देशों से ऐसा यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम, हाईली एनरिच यूरेनियम को ट्रांसपोर्ट पहले भी किया है, और इसका एक पूरा मतलब फ्रेमवर्क उनके पास ऑलरेडी तैयार है। लेकिन वो फ्रेमवर्क बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका कजाकिस्तान वाला केस। 1994 में प्रोजेक्ट सफायर चलाया गया था। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, कजाकिस्तान के समर्थन के साथ यूएस ने वहां पर अपना ऑपरेशन सफायर चलाया और हाईली एनरिच यूरेनियम जो कि कजाकिस्तान में था उसको वहां से एक्सट्रैक्ट किया। तो इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक पूरी टीम अपनी भेजी थी स्पेशलिस्ट की। ये टीम कई हफ्तों तक वहां पर काम करती है, और इन्होंने क्या किया कि बहुत आराम से 600 किलोग्राम 90% तक का एनरिच यूरेनियम जो था उनको कंटेनर्स में रखा, और बहुत मतलब हाई प्रेशराइज कंटेनर्स थे, उसमें इनको रखा गया, उन कंटेनर्स में इनको रखा गया, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट था उसको वहां पर ले गया गया। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसलिए भी खास था क्योंकि इसको मिड एयर में ही रिफ्यूल भी किया गया था। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तीसरी कंट्री में ना उतरे, कोई रिस्क ना हो, इसलिए उसको मिड एयर रिफ्यूल भी किया गया, और फिर इस एयरक्राफ्ट से आराम से वो लोग लेकर के आ गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब ये यूएस पहुंचे फिर उसको टेनेसी वाले जो अपनी सिक्योर फैसिलिटीज़ हैं टेनेसी में, दोनों सिक्योर लेबोरेटरीज वहाँ पर ले गया। लेकिन एक चीज़ जो इसमें ध्यान में रखनी है कि यूएस ने ये पूरा जो ऑपरेशन किया था, पूरा जो अपना काम किया था और आराम से यूरेनियम को लेके चले गए थे प्रोजेक्ट सफायर के अंतर्गत, ये कॉपरेशन के साथ किया गया था। यानी कि कजाकिस्तान की सरकार इनको कोऑपरेट कर रही थी इस पूरे मामले में, और इसीलिए इनके लिए बहुत आसान था वहाँ पर वर्क करना, उस पूरे इन्वायरमेंट में वर्क करना। और इसी तरीके का एक इन्होंने एक बार जॉर्जिया में भी किया था, जहाँ पर ज़्यादा तो नहीं लेकिन लगभग 5 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था, जिसको ये लोग लेकर के स्कॉटलैंड में जाकर के उसको स्टोर करते हैं। लेकिन ईरान इज टोटली डिफरेंट। ईरान में बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज तो आएगा कोऑपरेशन का। भाई ईरान तो अभी रेडी नहीं है, वो तो कह रहा है एकदम नॉन नेगोशिएबल, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा यूरेनियम लेना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल भी अपना यूरेनियम नहीं देना चाहते। तो वो जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन चाहिए इनको, वो बिल्कुल इनको नहीं मिलने वाला। और अगर वहां पर लगातार इस इन्वायरमेंट में अगर आप अपनी फोर्स उतार कर भी जबरदस्ती अटैक करने की कोशिश कर रहे हो तो चांसेस उनके लीक होने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दैट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये कंप्लीट फोर्टिफाइड साइट्स थी और बहुत इनका जो लोकेशन अगर आप देखोगे वो बहुत ही खतरनाक इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है। वहाँ पर ऑपरेट करना यूएस के लिए बहुत टफ हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आपने खुद एयर स्ट्राइक कर करके अब तो एक्सेस पॉइंट्स को और ज़्यादा ब्लॉक कर दिया है। तो आप उस यूरेनियम तक, आपको सबसे पहले तो एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि आप उस यूरेनियम तक पहुँचोगे कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है यूएस से। अब ये सारी कंडीशंस देख करके आप
फ्रैंकली बताओ, क्या आपको लगता है कि यूएस कभी भी इस यूरेनियम को ईरान से एक्सट्रैक्ट कर पाएगा विदाउट द हेल्प ऑफ ईरान? बिना ईरान के माने या बिना ईरान के कॉपरेट के क्या ये कर पाएंगे? एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लग रहा है। ट्रंप हो सकता है कि इसके बारे में कुछ सोच रहे हो, ऐसा दूर दूर तक ख्याल उनके दिमाग में आ रहा हो, आ जाता है कभी कभी ट्रंप के दिमाग में ऐसा ख्याल। तो आप जरूर से कमेंट करके बताइए कि क्या ये ख्याल लाना सही है अपने दिमाग में। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।